प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप छात्र छात्राएं लॉकडाउन होने के कारण पहला लेसन सामाजिक विज्ञान का पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने आपको धर्म स्थिर न्यायालय तक पढ़ा दिया था, तो आज हम पढ़ रहे हैं न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था में वापस करवा रहा हूँ न्याय व्यवस्था। तो आपको पता है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में न्याय व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो भागों में। एक था धर्म स्थायी न्यायालय, धर्म स्थायी न्यायालय, और दूसरा था कंटक शोधन, कंटक शोधन न्यायालय। तो आपको पता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्याय व्यवस्था को अर्थशास्त्र में दो भागों में बांटा गया था, एक धर्म स्थायी न्यायालय, एक कंटक शोधन। तो आपको पता है धर्म स्थायी न्यायालय वो न्यायालय होते थे जिसमें धर्मशास्त्र में जो निपुण थे, और धर्मशास्त्र में जो निपुण और धर्मशास्त्र के तीन व्यक्ति और प्रदेष्टा के जो व्यक्ति, व्यावहारिक व्यक्ति और धर्मशास्त्र के निपुण व्यक्ति और तीन अमात्य, ये मिलकर धर्म स्थायी न्यायालय में भाग लेते थे। उसके बाद में आपको पूछेगा धर्म स्थायी न्यायालय, तो धर्म स्थायी न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको क्या कहा जाता था? व्यावहारिक। क्या कहा जाता था? व्यावहारिक कहा जाता था। ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ये किसका होता था? दीवानी। धर्म स्थायी न्यायालय के निर्णय को दीवानी न्यायालय कहते थे, और दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसको व्यावहारिक के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में आपके प्रश्न बनता है धर्म स्थायी न्यायालय में। धर्म स्थायी न्यायालय में चोरी, डकैती और लूटपाट के जो मामले होते हैं वो किस में आते थे? धर्म स्थायी न्यायालय में। इन्हीं न्यायालयों को हम क्या कहते थे? इन्हीं निर्णयों को क्या कहते थे? साहस के नाम से जाना जाता था। और धर्म स्थायी न्यायालय में आपको पता है, धर्म स्थायी न्यायालय में जो व्यक्ति मान वचन या किसी वाणी से किसी को गलत बोलना, इन वाणियों के ऊपर जो निर्णय रखे जाते थे वो कौन से स्तर में? धर्म स्थायी न्यायालय में रखे जाते थे, और इनका निर्णय व्यावहारिक न्यायाधीश सुनाता था। उसके बाद में आता है कंटक शोधन। तो आपको पता है कंटक शोधन ये फौजदारी अदालतें होती थी। क्या होती थी? फौजदारी अदालतें। ये कौन सी अदालतें होती थी? फौजदारी अदालतें होती थी। इनके न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। क्या कहा जाता? प्रदेष्टा। इनके न्यायाधीशों को प्रदेष्टा कहा जाता था। और आपको पता है कंटक शोधन न्यायालय में तीन तो प्रदेष्टा और अमात्य और ये व्यक्ति मिलकर राज्य और नागरिकों के मध्य जो विवाद होते थे उन विवादों का निपटारा कौन से न्यायाधीश करते थे? प्रदेष्टा। उसके बाद में आपको पता है कंटक शोधन न्यायालय में और भी इसको अच्छा बढ़ाया जा सकता है कि कंटक शोधन न्यायालय में जो कौटिल्य ने या चाणक्य क्या दो बोले, कौटिल्य के अनुसार न्याय व्यवस्था के 4 स्रोत होते थे। कौन कौन से? यदि आपसे वो प्रश्न पूछे, एक चरित्र होता था, एक व्यवहार होता था, एक चरित्र, व्यवहार, और एक होता था रीति रिवाज। कह दो चरित्र, व्यवहार, रीति रिवाज, और या कह दो अनुशासन या शासन। ये 4 नीति होती थी। धर्म, व्यवहार, धर्म, एक चरित्र, एक व्यवहार, एक शासन, और या कह सकते हो हम धर्म। ये 4 कौटिल्य के अनुसार न्याय व्यवस्था के 4 स्तंभ होते थे। उसके बाद में न्याय व्यवस्था के बाद में एक अगला टॉपिक आपके लगता है, उसका नाम है नगर शासन। क्या है? नगर शासन। तो आपको पता है ये भी अच्छा टॉपिक है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में नगर व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर व्यवस्था का क्या नहीं मिलता? वर्णन नहीं मिलता। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है मेगास्थनीज की इंडिका में नगर प्रशासन का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज की इंडिका में नगर प्रशासन का क्या मिलता है? वर्णन। अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहा है कि नगर प्रशासन, कौन सा नगर प्रशासन? उस समय में एक ही नगर था मौर्य काल में, पाटलिपुत्र। उस पाटलिपुत्र में नगर शासन व्यवस्था की क्या मिलती है? जानकारी। अब कहते हैं कि उस नगर शासन व्यवस्था में 30 सदस्यों के एक मंडल होता था। उस मंडल में 6 समितियां होती थी, और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। अब आपसे पूछ रहे हैं कि उन 6 समितियों का क्या कार्य था। तो सबसे पहले यदि मैं एक नाम लूं नगर शासन व्यवस्था में, पहली समिति का काम था कि जो उद्योग होते थे, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना होता था। द्वितीय जो समिति होती थी उसका काम क्या होता था? विदेशियों की देखरेख करना। और तीसरी समिति का जो काम था वो था जन्म मरण का रजिस्ट्रेशन करवाना। और चौथी इसका कार्य था व्यापार वाणिज्य। और 5 था कि जो भी हमारे विक्रय मूल्य थे या जो कोई भी वस्तु निर्मित होती थी उनको विक्रय करना। और छठा था जो बिक्री कर के रूप में वसूल करना। कितना? 1/5
10। ये किसका काम होता था? नगर शासन व्यवस्था में उन समितियों में 5 सदस्यों के कार्य होता था। अब आपसे पूछना है कि नगर शासन का मुख्य अधिकारी कौन होता था? नगर शासन का मुख्य अधिकारी नागरिक कहलाता। क्या कहलाता था? नागरिक। तो ये कौन सा टॉपिक हुआ आपका? नगर शासन व्यवस्था हुआ, न्याय व्यवस्था हुई। उसके बाद में आपके प्रश्न पूछा जाता है तीसरा टॉपिक सैन्य व्यवस्था। क्या पूछा जाता है? तीसरा टॉपिक आपके पूछा जाता है सैन्य व्यवस्था। क्या पूछा जाता है? सैन्य व्यवस्था। इसको हम कह सकते हैं सैन्य व्यवस्था। तो ये भी अच्छा टॉपिक है, सैन्य व्यवस्था। तो आपको पता है मेगास्थनीज की इंडिका में सैन्य व्यवस्था का भी क्या मिलता है? वर्णन। हम कह सकते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सैन्य व्यवस्था का वर्णन किया गया था, सेना का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। अब उसके बाद में कहते हैं कि उस मेगास्थनीज की इंडिका में सैन्य व्यवस्था के कितने भाग बांटे? 5। उन्हीं विभागों में भी 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में कितने होते थे? 5 भाग होते थे। अब आपसे पूछा कि मेगास्थनीज की इंडिका में जो उनको सैन्य व्यवस्था को बांटा, सैन्य व्यवस्था भी कितने प्रकार की होती थी? 5 प्रकार की होती थी। तो मैं नाम लूं, जैसे पैदल सेना। कौन सी होती थी? पैदल सेना एक। दूसरा यदि आपसे वो प्रश्न पूछे, पहला कौन सा था? पैदल सेना। दूसरा पूछे तो आपको अश्व सेना। कौन सी सेना थी? अश्व सेना। पहली पैदल सेना, दूसरी अश्व सेना, तीसरी गज सेना। कौन सी सेना? गज सेना। और चौथी कौन सी? तो पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना और यदि रथ सेना और नौसेना। ये सेना मतलब उन्होंने सैन्य व्यवस्था को पृथक रखने के लिए विभाग बना दिए, 6 समितियां बना दी। उन 6 समितियों में 5 सदस्य होते थे, उनको विभक्त कर दिया था। और सबसे सैन्य व्यवस्था को पैदल सेना 1, अश्व सेना 2, गज सेना, रथ सेना और नौसेना, सेना के 5 विभाग बांट दिए। अब आपसे वो प्रश्न पूछा है, एक सैन्य व्यवस्था में कोटेशन लिखा जा सकता है। आप नोट लगा के लिख दो, लाइन नोट लगा के लिखोगे नहीं तो हम लिखेंगे, एक यूनानी विद्वान था जसीटन। कौन था? जसीटन। नोट में लिख सकते हैं हम। जसीटन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। क्या कहा था? डाकुओं का गिरोह। अब क्यों? इसलिए कहा था मेगास्थनीज की इंडिका में, आगे एक कोटेशन और लिखा जाता है कि नोट में लिखेंगे, जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की गिरोह कहा था। उसके बाद में मेगास्थनीज की इंडिका में सेना की व्यवस्था का वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे। 6 लाख क्या थे? पैदल सैनिक। 50,000 अश्व घोड़े थे और उसके बाद में आपके 9,000 उसके समय में हाथी थे और 800 क्या थे? रथ सेना थे। रथ सेना मतलब रथों की एक विराट सुसज्जित सेना थी। उसके बाद में उनके नौसेना, तो उस समय में नौसेना के अध्यक्ष को नवाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवाध्यक्ष। तो इसके हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सैन्य व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद में यदि सैन्य व्यवस्था के बाद में यदि टॉपिक लें, 3 नंबर टॉपिक लें हम, तो 3 नंबर न्याय व्यवस्था हो गई, सैन्य व्यवस्था हो गई। अब लिखे हम गुप्तचर व्यवस्था। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि सैनिक मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा गया था। क्या कहा गया था? इन्वर्टेड कॉमा में ले लो इसको, गुड पुरुष कहा गया था। उसके बाद में कहेंगे कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को 2 भागों में बांट दिया। अब कौन से 2 भागों में? एक तो था संस्था गुप्तचर और एक होता था संचारा गुप्तचर। ये 2 भाग बांट दिए थे गुप्तचरों के, एक संस्था और एक संचारा। अब आपसे वो प्रश्न पूछे, संस्था गुप्तचर क्या होते? वो गुप्तचर जो एक ही स्थान पर बैठे बैठे की सूचना प्राप्त कर लेते थे, उसको कौन सा गुप्तचर कहते थे? संस्था। दूसरा संचारा, वो गुप्तचर जो भ्रमणशील होते थे, जो घूम फिरकर जानकारी प्राप्त करते थे। तो ये कौन सी व्यवस्था हो जाएगी? गुप्तचर व्यवस्था। उसके बाद में आपके इसमें टॉपिक लगता है मौर्य काल में सामाजिक जीवन। क्या? इसमें अगला टॉपिक है सामाजिक, भाई सामाजिक जीवन क्या था? तो आपको ये भी समाज क्या था मौर्य काल में? समाज या सामाजिक जीवन कह दो या समाज, एक ही बात है। तो आपको इसमें भी है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार और
अशोक के अभिलेखों में मौर्य समाज की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब उसको आपको टॉपिक और बढ़िया है कि उस समय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल के समाज को 4 वर्णों में बांट दिया था। कितने वर्णों में? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों वर्णों को अलग अलग व्यवसाय दे दिए। उसके बाद में आपको और भी बढ़िया टॉपिक पूछा जा सकता है समाज में मौर्य काल में, क्योंकि मौर्य काल में इन 4 वर्णों के अलावा अलग अलग उनको व्यवसाय सौंप दिए। इनके अलावा भी अन्य मतलब वर्ण का उल्लेख मिलता है। जैसे मैं निषाद का नाम लूं, जैसे मैं चंडाल का, चंडाल वो व्यक्ति होते थे जो पशु पक्षी मरने के बाद में गांव से या शहरों से बाहर छोड़कर ले जाते थे, उनको चांडाल कहा जाता था। या रथकार कह सकते हैं, या पार्श्विक प्रति जो लोग, वो उनका काम था सामाजिक। उसके बाद में और भी प्रश्न बनता है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में समाज का मतलब 4 वर्णों बांटे, सामाजिक संगठन को आधार माना गया। उसके बाद में क्वेश्चन सबसे जो टॉप क्वेश्चन आता है, यदि इसको हम नोट के रूप में लिखें कि मेगास्थनीज की एक इंडिका थी, मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य काल समाज को या मौर्य काल समाज की जातियों को 7 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 7। तो मैं 7 यदि मैं उनका नाम लूं तो आप जैसे दार्शनिक, 1 नंबर दार्शनिक थे, 2 नंबर किसान थे, 3 नंबर व्यापारी थे और शिल्पी थे, मंत्री थे, निरीक्षक थे, हैं। ये सारे सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने मौर्य काल के समाज को कितने भागों में बांट दिया? 7 भागों में। उसके बाद में ये भी क्या जा सकता है, मैं 2-3 इसमें कथन में नोट में लिख दो बनाई, या कथन के रूप में लिख दो। मेगास्थनीज ने कहा था कि मौर्य काल के लोग लेखन कला से क्या थे? अपरिचित थे, कि वो लेखन कला के बारे में जानते नहीं थे, मेगास्थनीज कह रहा है। उसके बाद में मेगास्थनीज का एक कोटेशन हो गया, मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी, क्योंकि वहां दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन वो तो मेगास्थनीज कह रहा है, मेगास्थनीज कह रहा है कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। लेकिन कौटिल्य, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का क्या किया गया था? उल्लेख। उसके बाद में और भी प्रश्न मिलता है भाई, मेगास्थनीज ने समाज के बारे में प्रकाश डाला कि मौर्य काल में मेगास्थनीज ने कहा कि मौर्य काल में 2 देवताओं की पूजा होती थी। मतलब मेगास्थनीज कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि कौन से देवता, क्योंकि यूनानी देवताओं से उनकी तुलना होती थी। तो यूनान में उस देवताओं को एक तो कहा जाता था, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, डायनोसियस, तो आपको पता है यूनानी देवता था ये। और इसमें भारत में मेगास्थनीज ने इस देवता को डायनोसियस, शिव को बोला। किसको बोला? डायनोसियस, शिव को कहा जाता है। दूसरा देवता का उन्होंने प्रकाश डाला, उसका नाम था हेराक्लीज। तो आपको पता है हेराक्लीज किसका नाम था? कृष्ण का। तो इसलिए उन्होंने यह भी कहा था कि मौर्य काल में भारतीय लोग शिव और कृष्ण की क्या करते थे? पूजा करते थे। तो ये उनका क्या हो जाएगा? मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था। तो ये तो आपका टॉपिक था मौर्य काल। उसके बाद में मैं आपका टॉपिक और शुरू करना, इसके बाद में पहले ही चैप्टर में है, और ये तो था मौर्य प्रशासन, इनके बारे में। उसके बाद में आपका टॉपिक लगता है शुंग वंश। इसी पार्ट में पहले चैप्टर में है शुंग वंश। तो मैं अब हेडिंग डाल रहा हूं शुंग वंश। इसके देखो एक डायग्राम आता है, इसको यदि हम डायग्राम के माध्यम से, एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि डायग्राम के माध्यम से बताइए, या इसको कौन सा वंश किस तरह से, तो मैं इसको आपको इधर एक डायग्राम बना देता हूं कि किस वंश से करें। सबसे पहले यदि प्राचीन भारत में कहे तो कौन आया? हर्यक वंश आया। ऐसे बढ़ते क्रम में लिख लो लाइन, हर्यक वंश के बाद में कौन आया? मौर्य वंश। कौन आया? मौर्य वंश। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, हर्यक वंश के बाद में मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद में आया शुंग वंश आया, हर्यक वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद में आया कणव वंश। कौन सा वंश आया? कणव वंश। और कणव वंश के बाद में, ऐसे इधर में लिख देता हूं नीचे, सातवान वंश आए। कौन से आए? सातवान वंश। और सातवान वंश के बाद में आए आपके मतलब कुषाण शासक, या बीच में इसको कह सकते हैं शक, और शक के बाद में आए कुषाण, और कुषाणों के बाद में आए गुप्त, और गुप्त के बाद में आए राजपूत। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा आपके। यदि आपके जो सिलेबस मैंने मौर्य वंश कराया, मौर्य के बाद में शुरू क्या होता है? शुंग। तो मौर्य वंश, पहले हर्यक वंश। तो मैंने आपको बताया मगध साम्राज्य हर्यक वंश के समय में विकसित हुआ था, और उस समय में हर्यक वंश का आपको मैंने बिंबिसार का नाम बताया, अजातशत्रु का नाम बताया, उन्होंने हर्यक वंश को। और हर्यक वंश के बाद में लास्ट नंद वंश आया था। तो हर्यक वंश से मौर्य वंश, या इसको मान लो एक और मान लो नंद वंश, हर्यक, नंद, मौर्य वंश, शुंग, कणव,
सातवाहन, शक, कुषाण, गुप्त और राजपूत, इस तरह से इनका कार्यकाल चला। ये सारे टॉपिक लगते हैं आपको, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझा दूंगा। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे शुंग वंश। तो अच्छा टॉपिक है कौन सा? शुंग वंश। तो आपको ये ध्यान में रखना है शुंग वंश, तो शुंग वंश का जो कार्यकाल था वो 185 ईसा पूर्व से लेकर लास्ट 273 ईस्वी तक ये चला था। इस तरह से 273 ईस्वी तक, मतलब 230-73 ईस्वी तक, इसका ध्यान में रखना आपको। उसके बाद में सबसे पहला टॉपिक आता है शुंग वंश। तो आपको पता है शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, क्योंकि उसने मौर्य वंश वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की क्या डाल दी थी? नींव। अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहा है कि शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने शुंग वंश की क्या डाल दी? नींव डाल दी। अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने इसकी नींव डाल दी। कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। क्या किया था? 2 अश्वमेध यज्ञों का प्रचलन किया था। इसकी जानकारी हमें अयोध्या में एक अभिलेख है, अयोध्या में एक अभिलेख है जिसका नाम है धन दे अभिलेख। इस अयोध्या में कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। इस अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें अयोध्या में एक धन दे अभिलेख है। इस धन दे अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके बाद में आपको बताया कि उस अश्वमेध यज्ञ का प्रधान पुरोहित या पंडित, उसका प्रधान पुरोहित था पतंजलि। कौन था? पतंजलि, जिसने आपको पता है पतंजलि ने, मतलब पतंजलि बहुत बड़े थे, पतंजलि ने योगा दर्शन की नींव रखी और पतंजलि ने महाभाष्य नामक क्या लिखी? पुस्तक लिखी थी। अब उसके मतलब ये इसके प्रधान पुरोहित थे। उसके बाद में प्रश्न आता है कि शुंग वंश में एक पाणिनि भी बहुत बड़े विद्वान थे। पाणिनि ने उस समय में अष्टाध्यायी लिखी थी। कौन सा? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। उसके बाद में आता है कि पुष्यमित्र शुंग की नींव 185 ईसा पूर्व में रखी। उन्होंने 75 वर्ष तक, 75 ईस्वी तक इन्होंने अपना क्या किया? साम्राज्य। 75 ईसा पूर्व उन्होंने साम्राज्य किया, मतलब शुंग वंश ने। उसके बाद में आता है कि शुंग वंश की और भी, शुंग वंश का जो अंतिम, उसके बाद में इसका बेटा बना अग्निमित्र। शुंग वंश के बाद में, पुष्यमित्र शुंग के बाद में उसका बेटा कौन बना? अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद में भद्रक बना, भागवत बना। उसके बाद में इसका अंतिम जो शासक था, अंतिम, वो था देवभूति। कौन था? देवभूति। अब आपसे वो प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत बार परीक्षा पूछा था बोर्ड की परीक्षा में, कि पतंजलि किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये प्रधान पुरोहित थे किसके? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन इन्होंने करवाया था, इसका प्रधान पुरोहित था। और इसी ने आपको पता योग दर्शन की नींव डाली, और योगा दर्शन में पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था महाभाष्य। उसके बाद में प्रश्न अग्निमित्र आए, उसके बाद भद्रक आए, उसके बाद भागदूत आए, अंतिम इसका जो शासक था वो कौन था? देवभूति। अब आपसे और भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछे शुंग वंश के समय में पाणिनि भी थे जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी। अब वो प्रश्न आता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र। इन्होंने भी अपनी राजधानी कौन सी बनाई? पाटलिपुत्र। या इसको क्वेश्चन लिख सकते हैं, प्राचीन समय में इसको कुसुम ध्वज के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद में टॉपिक और भी बनता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन जाति ने, यवन एक जाति थी, यवन जाति ने भारत पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। अब आपसे वो प्रश्न पूछता है कि यवन जाति ने भारत में किस वंश के समय में आक्रमण किया? तो यवन जाति ने शुंग वंश के समय में आक्रमण किया, और यवन जाति ने पुष्यमित्र शुंग के समय में आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण की जानकारी हमें 3 पुस्तकों से मिलती है। इस यवन आक्रमण की जानकारी में कितनी पुस्तकों से? 3। अब मैं तीनों पुस्तकों के यदि नाम बताऊं तो आपको ध्यान में रखना है। एक तो पतंजलि का महाभाष्य। कौन सा? पतंजलि का महाभाष्य। एक तो पतंजलि का महाभाष्य था, और भी लिख सकते हैं। एक गार्गी संहिता थी, गार्गी नामक पुस्तक थी, गार्गी संहिता। इस गार्गी संहिता में इसके भी यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो आपको पूछेगा कि पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन जाति ने आक्रमण किया। इस यवन जाति का आक्रमण का उल्लेख पतंजलि की कौन सी पुस्तक? महाभाष्य, गार्गी संहिता। एक कालिदास का नाटक, एक बहुत अच्छा टॉपिक है, कालिदास का नाटक। सबसे पहले यहीं पर लिखा गया था कालिदास का नाटक। कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्रम। इन 3 ग्रंथों से हमें पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण के जाति का क्या मिलता है? उल्लेख। अब आपसे यह भी पूछ सकता है, कालिदास का नाटक था मालविका, तो आपको ध्यान में रखना है कालिदास का पहला नाटक
मतलब क्रम से कौन सा था? तो कालिदास का पहला नाटक मालविका अग्निमित्रम लिखा गया था। इस नाटक के दो पात्र थे, एक मालविका थी, एक अग्निमित्र। तो मैंने आपको पहले बता दिया, पुष्यमित्र शुंग का बेटा कौन था? अग्निमित्र। मालविका एक रानी थी। मालविका और अग्निमित्र का इसमें मतलब ये इनको दोनों के पात्र है, एक तरफ मालविका एक तरफ अग्निमित्र, दो इसके पात्र है। तो आपको पता है यौन आक्रमण की जाति का उल्लेख पाणिनि की पंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता और कालिदास का नाटक मालविका अग्निमित्रम, इससे हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उसके बाद में और भी शुंग वंश, आपके किताब में तो शॉर्ट है लेकिन इसको मैं थोड़ा और बढ़िया तरीके से बता दूं। उसके बाद में और भी शुंग वंश के समय में आपको पता है सबसे पहले शुंग वंश के समय में विदिशा, एक मध्य प्रदेश में विदिशा एक जगह है, विदिशा सांस्कृतिक और एकता के लिए जाना जाता था। उसके बाद में और भी शुंग वंश के समय में भागवत धर्म का क्या हुआ था? प्रादुर्भाव हुआ था, भागवत धर्म को बढ़ावा दिया गया था। और भी क्वेश्चन बनता है कि शुंग वंश के समय में आपको पता है एक बार क्या हुआ था? वैदिक पुनर्जागरण। पहले वेदों को एक बार वेद नष्ट हो गए थे, वेदों को पुनर्जागरण, वेदों को दोबारा उनको पुनर्जीवित किया। कौन से वंश ने? शुंग वंश ने, पुष्यमित्र शुंग ने। तब उनके वैदिक काल को या वैदिक सभ्यता को पुनर्जागरण का जनक का काल कौन से वंश को कहा जाता है? शुंग वंश को। और भी क्वेश्चन बनता है, शुंग वंश के समय में आपको पता है पहले स्तूप होते थे, स्तूपों की जगह इन्होंने पाषाणों का, ईंटों की जगह स्तूपों की जगह उन्होंने पाषाणों का प्रयोग करना क्या कर दिया? शुरू। अब उससे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शुंग वंश के समय में, तो शुंग वंश के समय हालांकि सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था, लेकिन उस सांची के स्तूप का आकार जो है वो आकार बढ़ा दिया। उन आकार को बढ़ाने का जो प्रमाण मिलते हैं वो किस वंश के समय मिलते हैं? शुंग वंश के समय में। और भी इससे जानकारी मिलती है, और भी मैं इसको बढ़िया तरीके से, इसमें आपको पता है एक तो मैंने बता दिया सांची का स्तूप, उस समय में भरूच और बोध गया का जो स्तूप था उनका निर्माण भी यही भी हुआ था, मतलब शुंग काल में मतलब किया गया था। उसके बाद में और भी प्रश्न बनता है, शुंग वंश के समय में आपको पता है भारत में कि कुछ संस्कृत जो भाषा थी, संस्कृत भाषा का पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। संस्कृत भाषा का यहाँ पर उत्थान हुआ था और उसी समय में मतलब और भी आप इसको बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। शुंग वंश ने के समय में अंतिम जो उसका शासक था वो कौन था? देवभूति था। उसके बाद में और भी शुंग वंश के बारे में क्वेश्चन यदि आप निकालना चाहो, शुंग वंश के समय में एक भागवत धर्म का हेलियोडोरस नाम का राजा था, हेलियोडोरस। उस हेलियोडोरस ने भागदूत एक हमारे भारत का इस समय शुंग वंश का राजा हुआ था बीच में, तो भागदूत के समय में हेलियोडोरस ने एक राजदूत भेजा। उस राजदूत ने गुरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। कहां पर? शुंग वंश के समय में स्थापित करवाया था। तो ये कौन सा वंश है आपका? शुंग वंश। तो ये तो आपको शुंग वंश, पाणिनि की अष्टाध्यायी इन्होंने लिखी थी। और आपको पता है पाणिनि की अष्टाध्यायी का मूल विषय व्याकरण, ये व्याकरण के ऊपर लिखी थी, संस्कृत के व्याकरण के ऊपर लिखी थी। तो ये कौन सा वंश था? शुंग वंश। अब मैंने आपको बताया था, क्रम बताया था, पहले हर्यक के बाद में मौर्य, नंद के बाद में मौर्य, मौर्य के बाद शुंग। शुंग वंश के बाद में एक वंश आया था जिसका नाम था कणव। क्या था? कणव वंश था। अब देखो ये हालांकि आपने चले थोड़ी सी दो लाइन है इसकी। कणव वंश के शासक आपको पता है, कणव वंश के शासक वासुदेव ने देवभूति की क्या कर दी, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। इस देवभूति की हत्या करके कणव वंश के शासक वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कणव वंश की क्या डाल दी थी? नींव डाल दी थी। उसके बाद में इतना ध्यान में रखना है, और एक इसका अंतिम शासक याद रखना है, कणव वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा इसका अंतिम शासक था। हालांकि बीच में और भी आ सकते हैं, हालांकि इसके बीच में वासुदेव मेन था इसका। वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कणव वंश की स्थापना की और अंतिम इसका शासक सुशर्मा था। ज्यादा इसका कोई कणव वंश का योगदान नहीं था। उसके बाद में आपके टॉपिक है शातवाहन वंश। तो ये भी अच्छा टॉपिक है। शातवाहन वंश के बारे में यदि हम पढ़ें तो बहुत अच्छा टॉपिक है शातवाहन वंश भी। सातवाहन वंश बहुत अच्छा टॉपिक। तो आपको सबसे पहले सातवाहन वंश नाम से पता चल रहा है, पीछे परीक्षा में आए हुए हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टॉप क्वेश्चन। भारत में एक इसका क्वेश्चन आता है आपके, यदि आप प्रश्न पीछे करोगे हल या तेलुगु प्रश्न पाठ्य पुस्तक के पीछे या और किताब पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा। सातवाहन वंशों की एक विशेषता थी, सातवाहन वंश के राजा अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे, इसलिए इसको मैं मातृशतात्मक कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? मातृशतात्मक। तो ये मातृशतात्मक, आप ये बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि कौन से वंश, अच्छा क्वेश्चन है, कौन से वंश के शासक
अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। तो इसका मतलब कौन सा वंश हुआ? सातवां वंश। कैसे? क्योंकि आपको पता है गौतमी पुत्र एक सातकर्णी 23वां शासक हुआ था, इसमें आगे जब पढ़ाऊंगा मैं, तो वो अपने उसके माँ का नाम था गौतमी बलश्री, तो वो गौतमी नाम अपने माता लिया। तो आगे उसमें आएगा भी उसके भाई कौन से वंश, आपको सीधा पूछेगा कौन से वंश के शासक अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे, तो दक्षिण भारत के शासक माता का नाम आगे लगाते थे, तो इसलिए इनको मातृ स्थापन। जैसे 23वां शासक था गौतमी पुत्र शांतकर्णी, तो शांतकर्णी तो उसका नाम था और गौतमी उसकी मौसी का नाम इनके अंदर, तो वो माता का नाम क्या लगाते थे आगे। तो इसकी उपाधियां थी कौन से वंश के शासक माता का नाम आगे लगाते थे, तो इसका मतलब उत्तर कौन सा हुआ? सातवां वंश। अब प्रश्न क्या बन रहा है, तो टॉपिक है सातवां वंश। तो आपको सबसे पहले इसको याद रखना है कि ये सातवां वंश कहां विकसित हुआ। तो सातवां वंश आपको पता है कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी, ये सातवां वंश कृष्णा और गोदावरी नदियों के किनारे क्या हुआ था? विकसित हुआ था। अब कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे से ये सातवां वंश विकसित हुआ था। इन कृष्णा और गोदावरी नदी, इसे पुराणों में, अच्छा क्वेश्चन है, इसे पुराणों में अंध्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे पुराणों में अंध्र कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस वंश को अंध्र कहा जाता था। तो आपको पता है गौतमी पुत्र शांतकर्णी को अंध्र भोज के नाम, एक पुलुमावी, इसके बाद में गौतमी पुत्र के बाद में 27वां शासक हुआ था, उस शासक ने मतलब पुलुमावी की आंध्र की क्या ली थी? उपाधि। आंध्र प्रदेश में उन्होंने विजय प्राप्त की, तब उसका नाम पड़ गया आंध्र। अब आपसे प्रश्न पूछेगा सातवां वंश कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे विकसित हुआ, इसको आंध्र जातीय या आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था, पुराणों में इसको आंध्र कहा जाता था। अब आपसे प्रश्न पूछा है कि सातवां वंश की नींव, तो सातवां वंश की नींव सिमुक ने डाली थी। किसने? सातवां वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? सिमुक था। अब आपसे वो प्रश्न पूछा कब डाली? सातवां वंश के शासक सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में इस वंश की क्या डाली? नींव डाली, और 37 ईसा पूर्व तक उन्होंने क्या किया? शासन किया। अब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सातवां वंश ने, सिमुक इसका संस्थापक था, कृष्णा और गोदावरी नदियों के किनारे विकसित हुआ था। उसके बाद में कहते हैं कि सातवां वंश का प्रथम शासक बन के आया प्रतापी, जिसका नाम था शांतकर्णी प्रथम। शांतकर्णी प्रथम, ये प्रथम शासक बन के आया शांतकर्णी प्रथम, मतलब प्रतापी शासक था प्रथम। ये तो संस्थापक था, सिमुक तो इसका संस्थापक था। 60 ईसा पूर्व इसने मतलब संस्थापक नींव रखी, और पुराणों में इसको आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे ये विकसित हुआ था। उसके बाद में आया शांतकर्णी प्रथम। शांतकर्णी प्रथम ने आपको पता है जितने भी दक्षिण भारत में, दक्कन में साम्राज्य, उन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित कर लिया। और इस शांतकर्णी प्रथम ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शांतकर्णी प्रथम ने जितने भी दक्षिण भारत के एक शक जाति ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था, उस शक जाति के रुद्रदामन, मतलब उस समय शक जाति आई थी महाराष्ट्र से, उस शक जाति का संस्थापक था नहपान, और उसके बाद में रुद्रदामन के पुत्र से उन्होंने शांतकर्णी प्रथम ने विवाह कर लिया था। उसके बाद में प्रश्न आता है शांतकर्णी प्रथम, तो शांतकर्णी प्रथम ने भी इस दक्षिण भारत में साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अब आपको प्रश्न आता है एक और, शांतकर्णी प्रथम ने सातवां वंशों की पहली जो राजधानी थी वो थी अमरावती। क्या थी? अमरावती। उसके बाद में, अमरावती के बाद में इन्होंने प्रतिष्ठान बना ली। क्या बना ली? प्रतिष्ठान, या तो प्रतिष्ठान कह दो या कोष्टक में लिखे मिलेगा आपको पैठन, प्रतिष्ठान पैठन महाराष्ट्र में है ये। तो इन्होंने पहले अपनी राजधानी अमरावती बनाई। क्यों? क्योंकि अमरावती का स्तूप का जो निर्माण हुआ था वो सातवां वंश के समय हुआ था, 200 ईसा पूर्व में, और उस समय में होल्ट मैकेंजी ने 1797 में इसकी खोज की थी अमरावती स्तूप की। तो सातवां वंश शांतकर्णी प्रथम ने दक्षिण भारत में साम्राज्य स्थापित कर लिया। पहले इन्होंने अपनी राजधानी अमरावती, उसके बाद में प्रतिष्ठान और पैठन राजधानी बनाई शांतकर्णी प्रथम। उसके बाद में क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन बनता है, सातवां वंश का 23वां शासक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 23वां शासक था जिसका नाम था गौतमी पुत्र शांतकर्णी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका प्रश्न आता है परीक्षा में। गौतमी पुत्र शांतकर्णी सातवां वंश का प्रतापी शासक था, 23वां गौतमी पुत्र शांतकर्णी। इस वंश के समय में मतलब शक जाति ने भारत पर आक्रमण किया, तो इस शक जाति को उन्होंने गौतमी पुत्र शांतकर्णी ने पराजित कर दिया। और इसी गौतमी पुत्र शांतकर्णी ने, आपको पता है बहुत जोरदार क्वेश्चन है, इन भाई सातवां वंश की ले लो, गौतमी पुत्र शांतकर्णी की जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से? नासिक, और नासिक है महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। इस अभिलेख से हमें नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है। और यदि इसकी भी बात करें शांतकर्णी प्रथम, तो शांतकर्णी प्रथम की जानकारी हमें नानाघाट, बहुत मस्त क्वेश्चन है, नानाघाट अभिलेख से मिलती है, और नानाघाट अभिलेख है महाराष्ट्र में। तो इससे हमें भाई ना शांतकर्णी प्रथम की जानकारी में नानाघाट अभिलेख से, और गौतमी पुत्र शांतकर्णी 23वां शासक था, इसकी जानकारी में नासिक अभिलेख से मिलती है। अब प्रश्न उठता है, गौतमी पुत्र शांतकर्णी को आपको पता है, आपकी बुक में तो है, थोड़ा है,
गौतमीपुत्र शातकर्णी को इसको ब्राह्मणों का आदित्य कहा जाता है। क्या कहता है? ब्राह्मणों का आदित्य। ब्राह्मणों का इसे आदित्य कहा जाता है क्योंकि ब्राह्मणों का आदित्य था। एक इसका नाम था आगमन निलय। आगमन निलय इसकी उपाधि थी गौतमीपुत्र। आगमन निलय का मतलब होता है वेदों को संरक्षण। एक बार क्या था, जैसे वर्ण थे, 4 वर्ण, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। ये 4 वर्ण एक बार छिन्न भिन्न हो गए थे। इन वर्णों को स्थापित करने का जो योगदान या जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? गौतमीपुत्र शातकर्णी को। तो इन्होंने आगमन निलय के नाम से जाना जाता है। इसे क्षत्रियों का दर्प, दर्प कहते हैं घमंड को, इन्होंने क्षत्रियों के दर्प को, सक जाति को उन्होंने पराजित कर दिया था। सक जाति के घमंड को उन्होंने चकमाचूर कर दिया था। इसी गौतमीपुत्र शातकर्णी, ये भी प्रश्न अच्छा है, गौतमीपुत्र शातकर्णी ने भारत में साम्राज्य स्थापित किया और इन्होंने अपने नाम के आगे, इसकी माता का नाम था गौतमी बलश्री, वो अपने नाम के आगे गौतमी बलश्री की उपाधि का नाम माता का नाम आगे लगाते थे। इसकी जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलती है। उसके बाद में इसका पुत्र आया जिसका नाम था पुलुमावी। पुलुमावी, तो आपको पता ये भी अच्छा था। पुलुमावी ने भी शक जाति को पराजित कर दिया, पश्चिमी शक जाति को पराजित करके खदेड़ दिया। उसके बाद में कहते हैं कि पुलुमावी का ऐसा प्रमाण मिलता है कि सातवाहन वंश के शासक समुद्र, मतलब जहाज के ऊपर जल चित्र अंकित हुए थे क्योंकि वो समुद्रों के द्वारा क्या किया जाता था? व्यापार करते थे। उसके बाद में इसका अंतिम शासक आ जाए तो अंतिम शासक था यज्ञश्री शातकर्णी। क्या था? इसका अंतिम शासक था यज्ञश्री शातकर्णी। इसके बाद में सातवाहन वंश का क्या हो गया? अब उसके बाद में आपको प्रशासन पूछ सकते हैं कि सातवाहन वंश का प्रशासन बताओ, तो ये तो शासक थे, इसका प्रशासन में और भी बता सकता हूं आपको। बढ़िया। अब आपसे प्रश्न पूछें कि सातवाहन वंश का, तो सातवाहन वंश के समय में सबसे 4 या 5 क्वेश्चन मतलब प्रशासन के रूप में बनते हैं। सातवाहन वंश कौन से प्रणाली? मातृस्थात्मक थे, मतलब माता का नाम क्या लगाते? आके। दूसरी बात, सातवाहन वंश के शासक नहीं होते तो भारत में नारियल की खेती नहीं होती। नारियल की खेती का श्रेय किसको जाते हैं? सातवाहन वंश को। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, सातवाहन वंश के समय में भारत में, मतलब कुषाण शासकों ने तो सोने के सिक्के चलाए थे, सातवाहन शासकों ने सोने के सिक्के कभी नहीं चलाए। सातवाहन शासकों ने प्रोटीन, वो प्रोटीन नहीं, प्रोटीन एक धातु होता है। सातवाहन वंश के शासकों ने प्रोटीन, तांबे और शीशे के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के इन्होंने नहीं चलाए। तो आपको ध्यान में रखना है, वो सीधा पूछेगा सर्वाधिक सिक्के मात्रा में, तो सर्वाधिक मात्रा में इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे, प्रोटीन के सिक्के भी चलाए थे, तांबे के सिक्के भी चलाए थे, लेकिन सातवाहन वंश के शासकों ने सोने के सिक्के नहीं के बराबर चलाए। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि सातवाहन, पहले मैंने बता दिया कि सातवाहन वंश के मातृस्थात्मक माता की उपाधि लेते थे और सातवाहन वंश के शासक प्रोटीन, तांबा, शीशे के सिक्के चलाते थे। कुषाण शासक सोने के सिक्के चलाते, लेकिन इन्होंने सोने के सिक्के नहीं के बराबर चलाए। उसके बाद में और भी क्वेश्चन आता है, सातवाहन वंश के शासक नहीं होते तो भारत में कृषि, व्यापार, वाणिज्य को बढ़ावा नहीं मिलता। और एक सबसे टॉप, सातवाहन वंश के शासकों ने एक बहुत बढ़िया चीज शुरू की थी, उनको आगे अनुकरण कर लिया था गुप्त शासकों ने। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान दे दी थी। ब्राह्मण जो होते थे, ब्राह्मणों को क्या दे दी? भूमि, और उस भूमि को अग्रहार के नाम से जाना जाता था। यह भी आपके कोष्टक में दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं अग्रहार क्या है, तो ब्राह्मणों को दान में जो भूमि देते हैं उसको क्या कहते हैं? अग्रहार कहते हैं। तो सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान दी, उन्हीं भूमि दान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? अग्रहार। उसके बाद में और भी क्वेश्चन आता है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, सातवाहन वंश के समय में अमरावती, मैंने आपको बताया कला की दृष्टि से देखें, ये तो इसका प्रश्न है। तो सातवाहन वंश के समय में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था और अमरावती स्तूप को आपको पता है धन्य कटक भी कहा जाता था। प्राचीन समय में अमरावती स्तूप का निर्माण 200 ईसा पूर्व में हुआ था, उस समय सातवाहन वंशों की यह देन है। उसके बाद में और भी प्रश्न बनते हैं, सातवाहन वंशों के समय में आपको पता है कुछ गुफाओं का भी निर्माण हुआ था और सातवाहन वंशों ने शासन यही प्रणाली उन्होंने प्रथा, और सातवाहन वंशों ने जो प्रथा चलाई उनका आगे अनुकरण मौर्य शासकों ने जो चलाई उन प्रथा का अनुकरण किया और सातवाहन वंशों का अनुकरण किया गुप्त शासकों ने। तो ये कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका? सातवाहन वंश। क्लियर। उसके बाद में टॉपिक शुरू करता हूं मैं, ये कंप्लीट आपका सातवाहन वंश कंप्लीट कर दिया मैंने, शुंग वंश कंप्लीट कर दिया, मौर्य प्रशासन कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब 4, 5, 6, 7 प्रश्न तक ले लिया। 5वां प्रश्न थोड़ा मानचित्र है, उसमें वो खाली है आपके, कोई यहाँ प्रश्न नहीं, तो वो पढ़ लेना। अब उसके बाद में टॉपिक शुरू होता है आपके गुप्त साम्राज्य। कौन सा टॉपिक है? गुप्त साम्राज्य। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, पहले सन, गुप्त साम्राज्य शुरू हुआ था 275
ईस्वी से लेकर, अब ईस्वी शुरू हो जाएगा 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक ये शुरू हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि आपकी किताब के अकॉर्डिंग चल रहा है हमें तो गुप्त साम्राज्य 275 से 550 ईस्वी तक। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है कि गुप्त साम्राज्य क्या था। तो आपको ध्यान में रखना है, मौर्य काल में तो मैंने आपको बताया केंद्रीकरण, सबसे पहले टॉप विशेषता है, परिचय देना है कि गुप्त साम्राज्य को इतिहासकार, जैसे मैं इतिहासकार के नाम बताऊं, के एम मुंशी, गुप्त साम्राज्य को के एम मुंशी, जिसका पूरा नाम था कन्हैयालाल मुंशी, तो के एम मुंशी। तो आपको बताया गुप्त साम्राज्य को परिचय में लिखेंगे, गुप्त साम्राज्य को सबसे पहले के एम मुंशी ने गुप्त साम्राज्य को क्लासिकल युग कहा जाता था। क्लासिकल का मतलब क्या होता है? क्लासिकल युग, क्लासिकल युग का मतलब होता है स्वर्ण युग। क्या होता है? स्वर्ण युग। या तो इसको क्लासिकल युग कहते हैं, या इसको स्वर्ण युग कहते हैं, या इसको पेराक्लिस भी कहा जाता है, पेराक्लिस का युग कहते हैं। क्यों? क्योंकि गुप्त काल के साहित्य की तुलना यूनान के साहित्य से होती है, और यूनान का साहित्य क्या कहलाता था? पेराक्लिस कहलाता था उनके साहित्य से। क्यों? क्योंकि गुप्त काल का साहित्य बहुत शानदार था। गुप्त काल के साहित्य को स्वर्ण युग कहा जाता था, गुप्त काल के साहित्य को पेराक्लिस युग कहा जाता था, गुप्त काल के युग को क्लासिकल युग कहा जाता। और इन क्लासिकल युग देने वाला कौन था? नाम देने वाला, नामकरण के एम मुंशी ने दिया। और भी इनके विद्वान थे, अल्टेकर थे, रोमिला थापर थे। इन इतिहासकारों ने युग साम्राज्य को स्वर्ण युग की क्या दी थी? संज्ञा। क्योंकि गुप्त साम्राज्य की तुलना यूनान के साहित्य से होते हैं। यूनान के साहित्य भी दुखांत और सुखांत नाटक लिखे जाते थे, तो भारत में भी ऐसे ग्रंथ लिखे गए थे, दुखांत और सुखांत नाटक। जैसे मैं बात करूंगा आगे, एग्जांपल दूंगा जब, तो गुप्त साम्राज्य का शासन चला 275 से 550 ईसा पूर्व, इसलिए गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग के नाम से, या क्लासिकल युग के नाम से, या पेराक्लिस के युग के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है उस समय में, प्राचीन समय में जितने भी मंदिर थे, मंदिरों का अंतिम रूप से निर्माण गुप्त काल में हुआ था। मंदिरों का कहें, रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन नहीं हुआ था, सठ दर्शनों का अंतिम रूप से संकलन नहीं हुआ था। जितने भी थे गुप्त काल में मंदिर, आपको पता है छत्र युक्त बनते थे, मंडप टाइप के बनते थे। मंदिरों का वास्तविक निर्माण, पुराणों का वास्तविक निर्माण इसी काल में हुआ था। अब वो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुप्त काल के साम्राज्य का बारे में बताइए, राजा। तो आपको पता है सबसे पहले इसमें आपको एक टॉपिक आएगा, गुप्त साम्राज्य शुरू होता है 275 से शुरू होता है। तो सबसे पहले इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गुप्त साम्राज्य का पहला जो संस्थापक वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य के संस्थापक नींव रखी, और गुप्त साम्राज्य इसी श्रीगुप्त को आदि पुरुष के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में श्रीगुप्त के बाद में एक राजा श्रीगुप्त ने इसकी नींव रखी, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद में कौन आया? घटोत्कच आया। क्या आया? घटोत्कच। अब आपसे 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य आया था, और श्रीगुप्त ने इसे आदि पुरुष के नाम से जाना जाता। ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक था। श्रीगुप्त के बाद में कौन आया? घटोत्कच। ये दो ऐसे गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराज की उपाधि ली। कौन सी? महाराज की। कौन सी उपाधि ली? महाराज की। अब एक आपसे प्रश्न ऐसे भी बनता है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति है, इस इलाहाबाद प्रशस्ति में आपको पता है श्रीगुप्त का प्रपोत्र था कौन? आपको पता है समुद्रगुप्त प्रपोत्र था। तो इसकी जानकारी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति मिलती है। तो गुप्त साम्राज्य का पहला जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, और श्रीगुप्त के बाद में कौन बना? घटोत्कच। इन दोनों का जो शासन था 275 से लेकर 319 ईस्वी तक था। और भी प्रश्न बढ़िया बनता है, श्रीगुप्त और घटोत्कच दो ऐसे गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराज की क्या ली? उपाधि। बाकी गुप्त शासक महाराज की उपाधि धारण नहीं करते थे। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य, उसके बाद में टॉपिक आता है आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट। यहां से शुरू होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, मतलब प्रथम। मौर्य नहीं, मौर्य अलग होता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो आपको पता है चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 219 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक। इसका भी प्रश्न बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है बड़ी परीक्षा की दृष्टि से। आपको यदि वो पूछ रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य संस्थापक बताओ, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। लेकिन वो प्रश्न को घुमा रहा है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। अब आपसे इस चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम को 319 से 335 उन्होंने शासन किया, ये गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। उसके बाद में और भी क्वेश्चन बनता है,
चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था भारत का जिन्होंने महाराजा धीराज की क्या ली, उपाधि ली। जिन्होंने कौन सी उपाधि ली? महाराजा धीराज की उपाधि ली। अब उसके बाद में और चंद्रगुप्त भारत का प्रथम ऐसा गुप्त शासक था जिन्होंने लिच्छवी वंश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिच्छवी वंश, कहां के लिच्छवी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था वैशाली के लिच्छवी। तो लिच्छवी वंश के रानी थे कुमार देवी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कौन सी रानी? कुमार देवी। इस कुमार देवी से चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया था? विवाह किया था। किससे किया था? कुमार देवी से चंद्रगुप्त फर्स्ट ने विवाह किया। किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी से लिच्छवी वंश की रानी वैशाली के लिच्छवी, इन वंश से उन्होंने शादी की। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि इन्होंने राजा और रानी, मतलब पति और पत्नी या दंपति, तो उन्होंने राजा और रानी के चांदी के क्या चलाए? सिक्के चलाए। एक प्रश्न ये बन रहा है। उसके बाद में ये बनता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा गुप्त शासक था जिन्होंने गुप्त संवत चलाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन परीक्षा में आने लायक, जिन्होंने कौन सा संवत चलाया? गुप्त संवत। अब वो आपको डेट सन पूछ सकता है, गुप्त संवत कब चलाया? तो 319 ईस्वी में, जब वो गद्दी पर बैठा तो गुप्त संवत चलाया था 319 ईस्वी में। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल बताओ, तो 319 से 335। फिर उसके बाद में पूछेगा कौन सा ऐसा गुप्त शासक जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली, तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने ली? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ऐसा कौन सा गुप्त शासक जिन्होंने लिच्छवी वंश के साथ शादी की, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट था। लिच्छवी वंश की रानी कौन? कुमार देवी से उन्होंने संबंध स्थापित, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और उसके बाद में आपसे पूछा गुप्त संवत किसने चलाया, तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। कब चलाया? 319 ईस्वी में। अब एक क्वेश्चन आप नोट बना के लिखो, तो एक क्वेश्चन आता है कि गुप्त संवत, और आपको पूछ रहा है कि शक संवत में कितना अंतर है, तो गुप्त संवत और शक संवत में अंतर निकाला जा सकता है। तो मैं आपको जैसे अंतर निकालूं, तो आपको पता है गुप्त संवत कब चला? 319, तो गुप्त संवत 319 चला और शक 319, और शक संवत चला 78 में। तो दिमाग आपको घटाना है, गुप्त संवत और शक संवत को हम, मतलब गुप्त संवत से शक संवत को घटा देंगे तो गुप्त संवत और शक संवत का अंतर कितने वर्षों का है? 241 वर्षों का अंतर आता है। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुप्त संवत और शक संवत का कितने वर्षों का अंतर है, तो आपको ध्यान में रखना है गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया था। किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया था, वो आगे आएगा। और शक संवत चलाया था किसने? कुषाण शासक कनिष्क ने। तो गुप्त संवत और शक संवत को घटाएंगे, दोनों पूछेगा वो प्रश्न को, गुप्त संवत और शक संवत में कितने सालों का अंतर है, तो कितने सालों का अंतर है? 241 वर्षों का अंतर है। उसके बाद में क्वेश्चन बन रहा है, अब आपसे और भी पूछ सकता है कि शक संवत और विक्रम संवत में कितना अंतर है, तो आपको पता है शक संवत मैंने आपको अभी बताया 78 ईस्वी में चलाया गया था, और शक संवत और विक्रम संवत चलाया गया था 57 ईसा पूर्व में। तो 78 और 57 को जोड़ेंगे तो 135 होते हैं, तो दोनों का अंतर कितना है? 135 वर्ष का। प्लस शक संवत और विक्रम संवत तो प्लस हो जाते हैं, और गुप्त संवत में से शक संवत घटा दिया जाता है, और गुप्त संवत और शक संवत में अंतर आ जाता है। उसके बाद में और आता है चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त भारत का ऐसा गुप्त शासक था जिन्होंने वैशालियों के साथ अपना संबंध स्थापित किया। तो और एक और आता है, तो ये वास्तविक ये हो गया आपका कौन सा टॉपिक? चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो आप जितना मैं कराया उनसे कोई भी समस्या हो आप घर जाकर पढ़ना, अध्ययन करना, और कोई चीज नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को पूछ लेना या सर से पूछ लेना। कोई भी समस्या हो आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। थैंक्स। अगला हम समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य आगे पढ़ाएंगे।